हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 मार्च 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को, सभी के परिवार वालों को एमजेटी एजुकेशन फैमिली की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में 18 मार्च 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा होली ऑफर्स स्टार्ट हो चुके हैं। 70% तक का डिस्काउंट्स दिया जा रहा है हमारे सभी वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स पर। इन सब का आप फ़ायदा उठा सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर के। कूपन कोड में आपको डालना है होली30। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, बाफ्टा 2022 में किस फिल्म ने सर्वाधिक अवार्ड जीता है। तो बाफ्टा 2022 में दोस्तों ड्यून नाम की फिल्म ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता है, जबकि बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता द पावर ऑफ द डॉग। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है। तो सबसे बड़ा निर्यातक पूछा जाए तो अमेरिका, सबसे बड़ा आयातक पूछा जाए तो आप भारत बताएंगे। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, मुंबई ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो मुंबई दोस्तों बन गया है पहला दक्षिण एशियाई शहर जिसने 2050 तक अपने आप को नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला सिटी घोषित किया है कि 2050 तक हो जाएगा वो। तो टारगेट इसने डिसाइड कर दिया है। अब 2050 तक मुंबई हो जाएगा, लेकिन इसके बीच बीच में भी इसने पूरा अच्छे से कैटेगरी डिसाइड किया हुआ है कि 30% तक की कमी आ जाएगी 2040 तक इसका ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में। ठीक है, 2030 तक सॉरी, और 2040 तक 44% तक की कमी आ जाएगी। 2050 तक ये समझ लो 100% तक ग्रीन हाउस गैसों को जीरो कर देगा एमिशन में। ओके, अच्छा, महाराष्ट्र ने 2050 तक का लक्ष्य रखा है। भारत ने कब तक का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2070 तक का लक्ष्य रखा हुआ है। आपको याद होगा COP26 सम्मेलन, उसी में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में चर्चा की थी कि 2070 तक भारत हो जाएगा शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला देश। तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, भारत 2047 तक दोस्तों ये ऊर्जा स्वतंत्र बन जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। यानी एनर्जी के लिए हमें किसी और देश के पास डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अगला है, ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के मामले में, इसे पूंजीकरण कर लीजिएगा, बाजार पूंजीकरण करने के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो भारत आ गया है दोस्तों 5वें स्थान पर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार पूंजीकरण के मामले में भारत 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत में कुल बाजार पूंजीकरण दोस्तों 3.21 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंच गया है। लोग पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का बाजार पूंजीकरण की बात करें तो वो है 109.22 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। इसमें से भारत 3.21 ट्रिलियन डॉलर की बाजार पूंजीकरण के साथ 5वें स्थान पर है। पहले पर अमेरिका है, अकेले 47.32 ट्रिलियन डॉलर की इसकी बाजार पूंजीकरण है। दूसरे पर चाइना है 11.52 ट्रिलियन डॉलर। तीसरे जापान, चौथे पर है हांगकांग। अगला देखते हैं। अगला है, सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा दक्षिण एशियाई देश शीर्ष पर है। तो दोस्तों शीर्ष पर है बांग्लादेश। जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं ना, उनके बोर्ड में महिलाओं के शामिल होने पर एक रिपोर्ट जारी की गई और इसमें दक्षिण एशियाई देशों में टॉप पर बांग्लादेश आया। क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी वही लिस्टेड रहेंगी, उन लिस्टेड कंपनियों के जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें महिलाओं की संख्या समझ लो एक प्रकार से इसकी रेशियो जो है वो ज़्यादा है बांग्लादेश में। ठीक है ना, तो इसी पर यह रिपोर्ट जारी करी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है मेडागास्कर में। मेडागास्कर में जो भारत के जो राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, कौन है, अभय कुमार, उन्होंने, और एंटनानारियो की मेयर हैं एक नैना एंड्रिया टिन हैना, तो इनके साथ मिल करके ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है मेडागास्कर में। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल ये महात्मा गांधी जी की याद में आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करते हुए लॉन्च किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव दोस्तों 2022 में भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस वजह से इस वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। मेडागास्कर के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी है एंटनानारियो, जहाँ पर ये ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया। मुद्रा है मालागासी एरेरी और राष्ट्रपति हैं एंड्री राजो एलिना। ओके, आज देखिए दोस्तों मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आज वैसे ही आप लोग नॉर्मली पढ़ लीजिए। आज बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, अगले दिन से आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। आज होली भी है
तो समय भी कम बचा था, बस आज समझ लो कि आपका करंट अफेयर ना रुकने पाए, इस वजह से वीडियो दी जा रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 31वां GD बिरला पुरस्कार से नामित किया गया? तो अभी हाल ही में 31वें GD बिरला पुरस्कार से नामित किया गया है दोस्तों नारायण प्रधान को। नारायण प्रधान यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। इनको भौतिक विज्ञान में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, इनकी रिसर्च के लिए, इनके योगदान के लिए ये दिया जा रहा है 31वां GD बिरला पुरस्कार। इन्होंने क्रिस्टल मॉड्यूलेशन में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करी हुई है, तो इसलिए दिया जा रहा है। GD बिरला पुरस्कार जो है दोस्तों ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से दिया जाना शुरू हुआ है और 50 वर्ष से कम आयु के जो भी होते हैं साइंटिस्ट, जो प्रख्यात साइंटिस्ट होते हैं, तो उनको कुछ अलग करने के लिए, उनके योगदान के लिए ये दिया जाता है। ओके, तो इस बार किसे दिया जाएगा? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। अगला क्वेश्चन, फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 पहली बार भारत में आयोजित होने जा रहा है और भारत में किस शहर में होगा? चेन्नई में होगा। चेन्नई में 2022 का ये संस्करण आयोजित होने वाला है फाइड का। ये चेस से संबंधित टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप समझो। तो ये 26 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच में होने वाला है चेन्नई में, भारत में। इस बार का इसका 44वां संस्करण था। 1927 से ये होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी पहली बार ऐसा हुआ जब भारत में हो रहा है। देखो इसके पीछे भी ना बहुत बड़ी राजनीति है। एक्चुअली में ये होने वाला था रसिया में, लेकिन रसिया में आप देख ही रहे हो, रसिया यूक्रेन के युद्ध के बाद बहुत सारे जो खेल संगठन है वो अपने आप को वहाँ से हटा ले रहे हैं। तो ऐसे में अब यहाँ से हटा करके भारत को ही दे दिया गया। क्यों दिया गया? आप देखो, दो दोस्त को लड़ाना है तो एक दोस्त से कोई चीज़ छीन करके उसके दूसरे दोस्त को दे दो। उसके बाद फिर जब ये दोस्त देखेगा कि हमारी चीज़ आपके यहाँ चली गई, तो ऐसे ही मन मुटाव आ जाएगा। तो ये खेली जा रही है राजनीति से, जान लो। क्योंकि इंडिया ओपनली रसिया का बाइकआउट कर नहीं रहा है और अमेरिका का सपोर्ट नहीं कर रहा है ओपनली, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि देखो 1927 से ये खेल शुरू हुआ और पहली बार अब जा करके आयोजित हो रहा है, वो भी रसिया से छीन करके। ओके, फिलहाल चलिए आगे देखते हैं। नितिन गडकरी ने दुनिया की सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी वाली किस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने दुनिया की सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी वाली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की इलेक्ट्रिक वाहन को लॉन्च किया है। नाम है टोयोटा मिराई। टोयोटा मिराई दोस्तों, ये आ जाने से अब देखो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला है? टेस्ला को। आपको याद होगा, अगर आप लगातार फॉलो करते हैं करंट अफेयर, तो बताया था मैंने कि नितिन गडकरी और एलन मस्क के बीच में वाद विवाद चल रहा था। मतलब एलन मस्क अपनी कार जो है वो इंडिया में लॉन्च करना चाह रहे थे, लेकिन इंडियन मार्केट में इनको नहीं आने दिया, क्योंकि भारत सरकार से बात बन नहीं पा रही है। यानी कि भारत सरकार ने जो जो कंडीशन, जो जो क्राइटेरिया रखी हुई है और जो भी टैक्स स्लैब रखा हुआ है, उसको वो नहीं मानना चाहते थे। ठीक है ना, उनको लग रहा था यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा, तो वो टैक्स हटाने की बात कर रहे थे। तो नितिन गडकरी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाओ दूसरे देशों में जाओ। दूसरी बात, नितिन गडकरी का ये भी कहना था कि आप हमारे देश में आकर के बनाओ तो आपका टैक्स भी कम लगेगा। ठीक है ना, टेस्ला को। तो लेकिन टेस्ला का ये मानना था नहीं, हम अपनी चाइना में बनाएंगे ही, चाइना में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इस वजह से बात बनी नहीं थी, कई सारे पॉइंट्स थे। तो अब देखो, जब ये टोयोटा मिराई आ गया है, टोयोटा आप जानते हो जापान की कंपनी है, ये आ गई है और वो भी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा फ्यूचर में, और टेस्ला को नुकसान इंडिया से ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट इंडिया ही है। फिलहाल टोयोटा मिराई याद रखिएगा, नई दिल्ली में इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया हुआ है। हाइड्रोजन से चलित ये है। हाइड्रोजन से चलने वाली, मैंने अभी आपको द जेट बताया था, यूएई ने द जेट लॉन्च किया था। इसके अलावा हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे जर्मनी ने लॉन्च किया। हाइड्रोजन से चलने वाली ये तो बोट हो गई, द जेट जो है ये यूएई ने लॉन्च किया, ये बोट हो गई। अच्छा, मध्य प्रदेश मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन से चलने वाली, मध्य प्रदेश के खांडवा में हाइड्रोजन बनाने वाले एक प्लांट का उद्घाटन हुआ है, मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन को फ्यूचर ईंधन कहा ही जाता है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑटो पायलट की बात करें तो दोस्तों चालक रहित गाड़ी को मंजूरी देने वाला पहला देश यूके बना था, ब्रिटेन बना था। ओके, अगला देखते हैं। और 30% का ऑफर चल रहा है होली ऑफर के तहत दोस्तों। अपने सभी वीडियो कोर्सेज पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जो भी डिस्काउंट था उस पर 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। कूपन कोड यूज़ करना है होली30। ये दोस्तों होली के लिए ही ऑफ़र है, तो आप MZT ऐप पर जा कर के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको लगे जानकारी जानना चाहिए, ये इसके बारे में पता करना है, तो आप इस पर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको जानकारी दी जाएगी। कूपन कोड में आपको यूज करना है HOLI30 HOLI30। ओके, MZT ऐप पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगला, हाल ही में भारतीय सेना ने किसकी याद में चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित किया? तो भारतीय सेना ने दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी की याद में चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित किया हुआ है। बिपिन रावत जी की जयंती थी दोस्तों, और इन्हीं की जयंती के अवसर पर ये किया गया। जनरल बिपिन रावत जी दोस्तों, इनका निधन हो गया था, आपको पता है, हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जाएगा इस बार, ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तो इनकी 65वीं जयंती थी अभी, तो उसी 65वीं जयंती के अवसर पर यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्मृति में चेयर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित की गई है। इससे क्या होगा? इससे संयुक्तता और एकीकरण के क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए साथ साथ सशस्त्र बलों को और कैसे उसमें रिसर्च को शामिल किया जा सके और ज़्यादा अच्छे से डेवलप किया जा सके, विकसित किया जा सके, इस पर ध्यान दिया जाएगा। अगला देखते हैं, IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है दोस्तों एक्सिस बैंक ने। अभी IFR एशिया अवार्ड्स 2021 की घोषणा हुई, एक्सिस बैंक जो है इसने अवार्ड जीत लिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों मॉर्गन स्टैनली इसने IFR एशिया अवार्ड्स में बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, अभी इसी साल दोस्तों एक्सिस बैंक ने फाइनेंस एशिया कंट्री अवार्ड्स में भारत के सर्वश्रेष्ठ DCM हाउस का पुरस्कार जीता हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की? तो संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये पूरा नाम है इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो इसकी घोषणा करी हुई है। अब से ये 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, तो क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिल चुकी है। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, ये पाकिस्तान के द्वारा इसके लिए प्रस्ताव लाया गया था। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसकी तरफ से पाकिस्तान के जो राजदूत हैं मुनीर अकरम, इनके द्वारा पेश किया गया था और मंजूरी मिल गई है। हालांकि भारत ने इसका विरोध भी किया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल ये 15 मार्च को मनाया जाएगा। अच्छा, 15 मार्च ही क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों 15 मार्च को ही न्यूजीलैंड में क्या हुआ था कि एक बंदूकधारी घुसा था 2 मस्जिदों में और 51 उपासकों को मौत के घाट उतार दिया था, गोलियों से भून दिया था। तो उसी दिन की याद में, उसी दिन को याद करते हुए इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, 15 मार्च को अब से मनाया जाएगा। तो बस दोस्तों, ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस, और आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताया हूँ, मुझे भी पता है। कारण ये है कि दोस्तों अभी छुट्टी पर घर पर आया हुआ हूँ और पूरी व्यवस्था भी ठीक से बन नहीं पाई है। आज पूरी अच्छे से यहाँ पर सेटअप कर लूँगा, तो 2 से 3 दिनों तक यहाँ पर रहना है, तो 2 से 3 दिनों तक आपको प्रॉपर तरीके से सारी जानकारियाँ, सारी चीज़ें अच्छे से फिर से मिलने लगेगी। ओके, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे का भी आंसर करते जाइए। भारत ने पल्स पोलियो कार्यक्रम कब से शुरू किया? अगला, गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करना, और होली को खूब धूमधाम से मनाओ, आप लोग ज़बरदस्त तरीके से खुशी खुशी मनाओ सभी लोग। मिलते हैं अब अगले दिन की वीडियो में। होली ऑफर्स का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हो, उसका फ़ायदा उठा सकते हो MZT ऐप पर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।